हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। दो मैंने क्लास 8 मैथमेटिक्स के बारे में अपलोड किए और ये जो है अब क्लास 9 के बारे में है। हम अगर बात कर लें ग्रेड 9 फिज़िक्स यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के ऊपर है। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, बिल्कुल शुरू से है और वर्क के ऊपर है, यानी आज हम इस चैप्टर में वर्क को डिस्कस करेंगे। बच्चों बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर लो, वर्क को सही सीख लो, बिकॉज ज़्यादातर ब्रांचेस में फिर वर्क के बारे में आपको कॉन्सेप्ट्स आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के में भी मौजूद है वर्क, और इसी चैप्टर में भी वर्क के बारे में बहुत से नॉलेज है। वर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज आम रियल लाइफ में हम वर्क उसे कहते हैं जब हम कुछ काम को करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक मेज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए तो हम कहते हैं कि हमने वर्क किया। या अगर हमारे पास एक बकेट है, वो बिल्कुल वाटर से भरा हुआ है और हम उसको ऊपर नीचे करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने वर्क किया। सही है, लेकिन फिज़िक्स के मीनिंग में वर्क थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए ये कंसेप्चुअल है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि इस लेक्चर को गौर से सुनिए। अगल बगल में अगर शोर मचाने वाला कोई डिवाइस हो या बच्चे हो तो उसको अपने आप से दूर हटा लो, और जिधर भी आप नहीं समझते तो वीडियो को पास करके इस पर थोड़ा सोच लो। सही है, कापी और पेन निकाल के शुरू हो जाओ। मेरा नाम है वसीमुर रहमान और हमारा खूबसूरत सा चैनल स्कूल एक्टिविटी चैनल। वर्क को हम किस तरह डिफाइन करेंगे या किस तरह हम कहेंगे कि वर्क हो गया। फिजिक्स के मीनिंग में हम वर्क को कुछ यूं डिफाइन करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। यानी फिजिक्स के मीनिंग में हम वर्क उसे कहते हैं जब एक फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो जाए और उस बॉडी को डिस्प्लेस करे अपनी ही डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं वर्क। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इधर एक बक्स है, ये हमारे पास एक बक्स है। अगर हम इस बक्स पे इस तरह फोर्स लगाएंगे F, ये हमने लगाया फोर्स F, तो ये बक्स पॉइंट A से डिस्प्लेस हो गया। ये पॉइंट A है, पॉइंट A से डिस्प्लेस हो गया और पॉइंट B तक पहुंच गया। यानी हमने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हो गया पॉइंट A से पॉइंट B तक। डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया D। फॉर एग्जांपल, इधर से इधर ये D है, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में, यानी बॉडी डिस्प्लेस हो गया फोर्स की डायरेक्शन में, तो इसलिए वर्क हमारा हो गया। फिजिक्स में वर्क इसे कहते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक है, इसलिए उसे कहते हैं वर्क डन। एक और डिफिनीशन भी है हमारे पास, वो बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन है। इधर वो कुछ इस तरह है, यानी डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे किसके? वर्क फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के, तो वो फिर हमारे पास होगा वर्क के बराबर। ठीक है, इसके हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्म को लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास बराबर है W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट है, ओके, मल्टीप्लाई है यानी प्रोडक्ट है, ये हो गया। वर्क डिनोट करते हैं W से, फोर्स F से और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस D से। जितना फोर्स अप्लाई कर लिया और जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर कर ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास वर्क आ जाएगा। सही है। इधर मैंने एक डिफिनीशन बता दी आप लोगों को, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस डिफिनीशन की तरफ मैं फिर आऊंगा, इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अब वर्क की यूनिट क्या है?
SI unit, SI unit of work is a Newton meter because force से न्यूटन, our डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से मीटर। न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर बराबर है जूल के, जूल प्रेस्कार्ट जूल एक साइंटिस्ट है, उसके नाम से एब्रीवेट है। न्यूटन मीटर बराबर है जूल की। हम उसको जूल क्यों कहते हैं? इससे पहले एक और क्वांटिटी थी टार्क, टार्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर थी, तो हम उसको यूनिट जूल नहीं कहते थे, लेकिन उसको हम जूल कहेंगे। किस तरह? थर्मोडायनेमिक्स में हम बताते हैं कि अगर बॉडी की टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो उसको एनर्जी दे दो, यानी उसको हीट दे दो, अगर एनर्जी की यूनिट है जूल। इस तरह थर्मोडायनेमिक में हम कहते हैं अगर बॉडी की टेम्परेचर को इंक्रीज करनी है तो उस सिस्टम पे वर्क कर लो, यानी वर्क भी बॉडी की टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, एनर्जी भी इंक्रीज, वर्क भी इंक्रीज करता है। तो एनर्जी की यूनिट जूल है, तो इधर वर्क की यूनिट भी हम जूल से डिनोट करेंगे, क्योंकि दोनों टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बॉडी की। यानी ये भी एक किस्म पाम ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी के ज़रिए हम वर्क करते हैं, तकरीबन ये दोनों सेम थिंग, इसलिए हम उसको जूल से लिखते हैं। ये भी एक रीज़न है। और उधर वो तो टार्क है, वो तो क्वांटिटी, बस फिक्स डिस्टेंस है और फोर्स है, फोर्स और फिक्स डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लो तो उससे आएगा न्यूटन मीटर, सिंपल। हाँ, तो ये यूनिट हो गया। 1 जूल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर देन वर्क विल बी 1 जूल, वर्क विल बी 1 जूल। यानी 1 जूल हमारे पास बराबर है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर। हो गया, ये हमारे पास जूल की डिफिनीशन है। हाँ, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस ये वर्क है, जिधर भी आप वर्क को कर ले। मिटा दूँ उसको, वेरी सिंपल है। अब मैं आता हूँ एक और एग्जाम्पल की तरफ, यानी एक और मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। एग्जाम्पल मेरे पास कुछ यूं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई ना हो, या अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे, मैं आपको बता रहा हूं, चलो एक थोड़ा छोड़ दो। एक बॉडी है, इसको हमने इधर एक स्ट्रिंग से बांध दी है इस तरह, और हम फोर्स लगा रहे हैं F ऊपर की जाने, इस तरह हमारे पास मतलब एक बक्स है, उस पे हमने स्ट्रिंग से बांधी है उसको, और इस तरह मैं इसको खींच रहा हूँ, इस तरह हम इसको खींच रहे हैं। तो ये बॉडी ऊपर जाएगा? नहीं, ये बॉडी इस सरफेस पे इस तरह डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी मेरा मतलब ये है कि वर्क तो हाउ डिफाइन है व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, लेकिन इधर तो फोर्स बॉडी को अपनी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं करता। तो अब क्या करेंगे इसी केस में? तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्म है, वो हम अभी डिराइव करेंगे इससे। यानी फोर्स कुछ एंगल के साथ है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल मौजूद है, ये कुछ एंगल के साथ अप्लाई हो रहा है, और वो एंगल है थीटा। क्लियर है? अगर हम इधर देख ले इसको तो क्या होगा, हम इस फोर्स को अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करेंगे। इस फोर्स को आप स्प्लिट अप कर लो तो इस तरफ परपेंडिकुलर, तो एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए इस फोर्स के। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 में, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, उसको हम एफ ऑफ वाई से डिनोट करेंगे।
एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, यह किसके कंपोनेंट्स है? एफ के कंपोनेंट्स है। वर्क डिफिनीशन किस तरह है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब फोर्स इसकी कंपोनेंट्स को आप लिखोगे, बिकॉज फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, वो तो कुछ एंगल में है, तो अब हम ये फोर्स नहीं लिख सकते, उसके कंपोनेंट्स को लिखेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट? इधर देख लो, एफ ऑफ वाई, ये कंपोनेंट बॉडी को ऊपर खींच रही है, ऊपर, लेकिन बॉडी तो ऊपर नहीं जा रही। और एफ ऑफ एक्स किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस फोर्स की दो कंपोनेंट्स है, एफ ऑफ वाई ऊपर की जानिब अप्लाई हो रहा है और एफ ऑफ एक्स एक्स की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। और बॉडी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर कर रही है? देख लो, बॉडी डिस्प्लेसमेंट एफ ऑफ एक्स की डायरेक्शन में कवर कर रही है। तो वर्क की डिफिनीशन को सुन लो, व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, तो ये बॉडी जब वर्क करेगी तो एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट की वजह से करेगी, न कि एफ ऑफ वाई, बिकॉज एफ ऑफ वाई ऊपर है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एफ ऑफ एक्स की वजह से ये वर्क करेगी। तो इधर हम इस तरह लिखेंगे, W इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के, एफ कॉस थीटा चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है, मल्टीप्लाई बाई डी, तो उसको इस तरह लिख लो, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो ये तकरीबन मैथमेटिकल फॉर्म आया दूसरा, किसके लिए? वो फोर्स जो सम एंगल के साथ हो डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हम ये पेयर लिखेंगे। ये एफ क्या है? ये वाला फोर्स है। अब डी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप उसे कह सकते हैं, जितना भी उसने कवर कर दी। और थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसको पुट करेंगे टू द रेशो ऑफ कॉस के साथ, एफ डी कॉस थीटा, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। अगर मैं बात कर लूँ इस मैथमेटिकल फॉर्म को मैं एक और तरीके के ज़रिए भी लिख सकता हूँ, वो कुछ इस तरह है। एक डिफिनीशन मैंने आप लोगों को बता दिया, वो कुछ इस तरह था, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डिफिनीशन अभी मैंने लिखा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी इस तरह, एफ डॉट डी, ये डॉट प्रोडक्ट है। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट, हम वेक्टर्स में डिस्कस करते हैं, क्लास 11 में आएगा। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहेंगे। अगर आप इस डॉट को रिमूव करोगे तो क्या लिखोगे? अगर आप इस डॉट को रिमूव करोगे तो इस तरह लिखोगे, एफ डी कॉस थीटा। इस डॉट की जगह आपने क्या लिखना है? कॉस थीटा। और एफ और डी के मैग्नीट्यूड्स को आप मल्टीप्लाई करो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी और कॉस थीटा, इस तरह। तो ये और ये मैथमेटिकल फॉर्म तकरीबन सेम है, तो इससे ये हासिल होता है या इससे ये रिजल्ट आता है, ठीक है। हाँ, फैक्टर्स ऑन विच द वर्क डिपेंड, वर्क कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इधर देख लो, एक मैथमेटिकल फॉर्म है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ पे डिपेंड्स करती है, एफ मीन फोर्स, फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वर्क, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी वर्क डन, यानी जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करोगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास वर्क डन होगी, सही है। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी वर्क डन एंड वाइस वर्सा। नंबर 2 है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज़्यादा हम बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे, जितनी ज़्यादा हम बॉडी को
डिस्प्लेस करेंगे उतनी ही ज़्यादा वर्क डन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक बॉडी को पॉइंट ए से बी तक ले जाऊं तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं बॉडी को पॉइंट सी से डी तक ले जाऊं, डी तक, ये है डी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, ये डिस्प्लेसमेंट कम, तो इधर वर्क ज़्यादा, इधर वर्क कम। यानी वर्क डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट कवर, ग्रेटर विल बी वर्क डन। और लास्ट में हमारे पास है एंगल। एंगल बिटवीन पोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल, इधर एक डायग्राम में मैंने आपको ड्रा किया था, वो भी डिफेंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें फिर 3 केसेस है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो वर्क क्या होगी, उस मैथमेटिकल फॉर्म को देख लो। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। थीटा को 0 पुट कर लो, एफ डी कॉस 0, सो रिजल्ट मिलेगा एफ डी। यानी अगर एंगल 0 है पोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो वर्क ज़्यादा होगी। यानी अगर पोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क ज़्यादा होगी। वर्क फिर सिर्फ डिपेंड करेगी पोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। पहला वाला जो डिफिनीशन मैंने आपको लिखा था, ये वो वाला रिजल्ट हमें मिल गया। किससे? इधर से। जब एंगल 0 हो, यानी पोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। अगर मैं किसी बॉडी को खींच रहा हूं, इस तरह खींच रहा हूं, तो ये है इसके एग्जाम्पल। ये है नंबर 1 केस। सेकेंड नंबर केस बी, एफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो फिर क्या होगा? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90, सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 0 के बराबर है। कैलकुलेटर पे चेक करो, सो वर्क इक्वल टू 0। अगर एंगल पोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 हो, यानी पोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, तो फिर क्या होगा? वर्क 0 होगा। यानी पोर्स एक ही डायरेक्शन पे और डिस्प्लेसमेंट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो वर्क 0 होगा। उसकी एग्जांपल किस तरह है? वेटर को आप लोगों ने देखा होगा, उसने इस तरह वो चीज़ें अपने हाथ पे रखी होती है और जा रहा होता है, इस तरह है, देख लो, इस तरह उसने चीज़ें रखी है और जा रहा है। तो क्या है? पोर्स वो किस तरह लगा रहा है? ऊपर। इस तरह चीज़ें पड़ी हुई है, तो पोर्स वो ऊपर लगा रहा है उस चीज़ों पे। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? बिल्कुल इस तरफ। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर, तो उस वक्त में उसकी जो वर्क डन है वो 0 है, 0। क्लियर हो गया? वर्क डन 0 है। एक और एग्जांपल भी मौजूद है। ये हमारे पास है अर्थ, और मून रिवॉल्विंग कर रही है। मून रिवॉल्विंग कर रही है अर्थ के इर्द गिर्द, अर्थ के अगल बगल वो रिवॉल्विंग कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा मून पर। क्यों मून पे वर्क नहीं कर रहा ग्रेविटेशनल पर? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स और मून की जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब आ जाए तो फिर वर्क डन 0 होगा। इधर भी मैंने बता दिया, और इस वेटर के एग्जांपल में भी मैंने आपको बता दिया, जब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो तो फिर वर्क डन 0 होगी।
तीसरा सी नंबर एफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर वर्क क्या होगा एफ डी कॉस 180, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी माइनस 1, कॉस 180 माइनस 1 के बराबर है, तो वर्क इज अ नेगेटिव ऑफ एफ डी। हाँ, अगर पोर्स अवर वर्क पोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 हो तो फिर वर्क डन नेगेटिव होगी, नेगेटिव वर्क डन होगी। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वर्क डन होगी। ये किस तरह, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, मैं उसको नीचे से उठा रहा हूँ ऊपर, नीचे से उठा रहा हूँ ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और ये मार्कर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 एंगल है दरमियान में, तो वर्क डन नेगेटिव आया इस केस में। सही हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो जो वर्क कर रही है वो नेगेटिव वर्क डन कर रही है। क्यों? गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और फ्रिक्शनल फोर्स उसको पीछे की तरफ धकेले, यानी उसको उसकी मोशन को स्टॉप कर रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल अपोजिट, किसके? बॉडी की मोशन के डायरेक्शन पे, यानी बॉडी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कवर कर रही है और फ्रिक्शनल फोर्स इसके बिल्कुल बरक्स है, अपोजिट है, तो दोनों के दरमियान एंगल 180। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन कर रही है बॉडी पर, तो वो नेगेटिव वर्क डन कर रही है। हो गया। तो ये तकरीबन फैक्टर्स थे, 3 फैक्टर्स, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। एंगल के अंदर फिर 3 केसेस थे, 0, 90 और 180। हाँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया? साफ कर लो, साफ कर लो, शाबाश। ओके, साफ कर रहा हूं। हाँ बच्चों, तकरीबन वर्क टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बाकी है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स अब बाकी है जिस पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उन पॉइंट्स को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर वर्क डन की बात आ जाए तो 2 बातें जहन में रख लो, एक फोर्स से रिलेटेड और दूसरा बॉडी से रिलेटेड। कौन सा बॉडी वर्क परफॉर्म कर रही है और कौन से फोर्स के जरिए परफॉर्म कर रही है, देख लो। फोर्स और कौन सा बॉडी वर्क डन। इधर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हुव देख लो अच्छे तरीके से। इस डस्टर को मैं नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस डस्टर पे वर्क हो रहा है, इस डस्टर पे वर्क हो रहा है, इस तरह देख लो। क्योंकि ये डस्टर डिस्प्लेस हो रहा है तो इस पे वर्क हो रहा है। अब 2 तरह के वर्क डन है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर मैं अपनी फोर्स की बात करूं, मैं ये फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ और ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ कवर कर रही है। सोच लो, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ कवर कर रही है, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर है? अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस केस में मैं तो ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी को नीचे खींच रही है, नीचे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और बॉडी ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। सो ड्यू टू माई फोर्स वर्क इज पॉजिटिव, बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क इज नेगेटिव। समझ गया? ड्यू टू माई फोर्स वर्क इज पॉजिटिव, बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क इज नेगेटिव। क्यों? मैंने आपको समझा दिया। फोर्स कौन सा बॉडी अप्लाई कर रहा है। हाँ, इधर देख लो, लेट सपोज इधर कुछ राइटिंग मैंने कर ली है और अब मैं इस बोर्ड को साफ कर रहा हूं इस तरह। देख लो, 2 कंसेप्ट्स है इधर।
मैंने वर्क नहीं किया, मेरा वर्क 0 है, लेकिन डस्टर पे वर्क हो रहा है। देख लो, डस्टर पे वर्क हो रहा है और मेरा वर्क डन 0 है। क्यों मेरा वर्क डन 0 है और क्यों डस्टर पे वर्क हो रहा है? देख लो, डस्टर पे तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैं अप्लाई कर रहा हूं डस्टर पे फोर्स, और डस्टर डिस्प्लेस भी हो रहा है। देख लो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मौजूड है, F और D। डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद है, इस तरह डिस्प्लेस हो गया, इस तरह आया, इस तरह आया, तो डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद है और मैं फोर्स भी लगा रहा हूं, तो दोनों मौजूद है। वर्क डस्टर पे हो रहा है, लेकिन मेरा वर्क डन 0 है। क्यों? मैं तो इधर खड़ा हूं, तो मेरा वर्क डन 0 है। फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन वो रेस्ट पे हूं, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है। क्यों? अगर मैं इधर आ जाता या पीछे चले जाता तो फिर कुछ वर्क डन होता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कवर होता, लेकिन मेरा वर्क डन 0 है इसलिए कि मैं डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कवर कर रहा, और डस्टर की वर्क डन है इसलिए कि डस्टर तो डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं कि किस फोर्स के जरिए वर्क हो रहा है और किस बॉडी पे वर्क हो रहा है, किस फोर्स के जरिए और किस बॉडी पे। क्लियर है? तकरीबन अगर इसमें फिर भी कुछ मसला हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए बता दीजिए या नीचे कमेंट्स में मुझे लिख दीजिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। सही है? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे अपनी दुआओं में याद कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।